हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यू असाइनमेंट 3। इसमें हम लोग गति के नियम और बल से रिलेटेड 21 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है गति के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से, चौथे नियम से। तो बल का व्यंजक होता है F = ma, जो कि बल के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का दूसरा नियम क्या है कि वस्तु पे लगने वाला बल उसमें उत्पन्न संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, गति जड़त्व की खोज की थी न्यूटन ने, गैलीलियो ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने। तो कंफ्यूज करने के लिए पहला ही क्वेश्चन न्यूटन डाला हुआ है। तो न्यूटन ने अपना गति का पहला नियम दिया जिससे जड़त्व के नियम की व्याख्या होती है, लेकिन जड़त्व के नियम, खासकर गति के जड़त्व के बारे में व्याख्या करने वाले पहले इंसान न्यूटन नहीं थे। सबसे पहले गति जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने यह बताया था और सिद्ध भी किया था प्रैक्टिकली कि एक वस्तु जो गति अवस्था में है वो हमेशा के लिए गति अवस्था में रहेगी यदि उस पर बाहर से कोई बल कार्य न करे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु पर 1000 न्यूटन का बल 0.002 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो वस्तु में उत्पन्न आवेग होगा। तो वस्तु में उत्पन्न आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा पी। ठीक है, और आपको पता है कि जो लगाया गया बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ही संवेग में परिवर्तन की दर है। तो आपको डेल्टा पी यानी कि संवेग में परिवर्तन या फिर आवेग निकालना है। तो डेल्टा पी = क्या हो जाएगा? F × डेल्टा टी। जहाँ पर कि मॉड्यूल 1 में ही मैंने आपसे कहा था कि आवेग का एक मात्रक न्यूटन सेकंड भी होता है, जो क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब उसके बताने का टाइम आ गया है कि आवेग = बल गुने समय होता है, लगा समय डेल्टा टी। तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड, इसलिए आवेग का हो गया न्यूटन सेकंड। ठीक है, जो कि बल दिया हुआ है 1000 और समय दिया हुआ है 0.002, तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है 2 न्यूटन सेकंड। 2 न्यूटन की सेकंड की जगह पे केजी मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 केजी की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने से उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो आपने अभी पढ़ा कि बल = द्रव्यमान गुने त्वरण, आप जानते हैं। तो इस हिसाब से त्वरण = बल बटा द्रव्यमान होता है। बल 40 हो और द्रव्यमान 5 हो तो त्वरण 40/5 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर इसका मात्रक न्यूटन प्रति केजी दिया हुआ हो, क्योंकि F/m, F का न्यूटन, m का केजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 केजी भार बराबर है। तो देखिए 1 केजी भार है क्या? 1 केजी भार जो है वो बल का एक मात्रक है, लेकिन आपको तो पता होगा कि बल का मात्रक न्यूटन है। तो एक्चुअली बल के 2 तरह के मात्रक होते हैं। एक होता है निरपेक्ष मात्रक जो कि न्यूटन है, जिसके बारे में आप जानते हैं। एक होता है गुरुत्वीय मात्रक, बल का गुरुत्वीय मात्रक जो होता है केजी भार। ठीक है, तो 1 केजी भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। याद रखिए यहाँ पर ये जो केजी है वो द्रव्यमान वाला केजी नहीं है, यहाँ पर ये बल का मात्रक है। Got it? Now क्वेश्चन नंबर 6, एक कार का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि ऐसी ही एक खराब कार इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण क्या होगा? देखिए कार में त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, किसकी मदद से? इंजन के बल की मदद से। लेकिन इसके पीछे एक खराब कार बांध दी जाती है। खराब कार मतलब इसका इंजन कार्य तो करेगा नहीं, तो इसको कोई एक्स्ट्रा बल नहीं मिलेगा। बल वही है लेकिन द्रव्यमान एक और कार के पीछे बांधे जाने से डबल हो गया है। तो इससे त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वरण = F/m होता है, यानी कि त्वरण अगर बल कांस्टेंट हो तो द्रव्यमान का समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि हम नीचे हैं। तो अगर त्वरण द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती है तो द्रव्यमान के दुगना होने से त्वरण क्या होगी? आधी हो जाएगी। यानी पहले 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर थी तो अब 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी।
और द्रव्यमान डबल क्यों हुआ? क्योंकि पीछे एक और उसी तरह की कार हमने बांध दी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। क्वेश्चन क्या है? 400 केजी द्रव्यमान की एक लिफ्ट इस्पात के केबल से आधारित है जो कि 800 केजी तक का भार सुरक्षित रूप से वहन कर सकती है। वह न्यूनतम दूरी जिसमें लिफ्ट को रोका जा सकता है यदि वह 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे उतर रही है होगी। तो इसको आपको बहुत पेशेंस से समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट तो एक केबल के थ्रू सपोर्टेड होती है, ऊपर से केबल से बंधी होती है, स्टील के केबल से, और वो लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे जा रही है। तो उसको रोकना है और कम से कम दूरी पर रोकना है। कम से कम दूरी पर रोकने के लिए आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मंदन उत्पन्न करना होगा ताकि वो तुरंत रुक जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं कि ये लिफ्ट है, लिफ्ट का जो द्रव्यमान है वो 400 केजी है और ये लिफ्ट एक केबल से बंधी हुई है। ये केबल इन टोटल 800 केजी का भार वहन कर सकती है। लेकिन याद रखिए कि इसमें 400 केजी का ही लोड है क्योंकि लिफ्ट का भार है 400 केजी। तो यहाँ पर भार लगाने से क्या होगा? लिफ्ट की केबल में तनन बल यानी कि टेंशन उत्पन्न होगा। भार लगाने से जो केबल है वो खींचेगी और उसमें टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन जो होती है वो एक बल होती है जो यहाँ पर भार के बराबर होगी। तो ये स्टील की केबल कितना टेंशन झेल सकती है? तो द्रव्यमान है 800 केजी जो कि ये झेल सकती है, तो उससे करेस्पॉन्डिंग भार कितना होगा? भार होता है mg। तो m अगर आप 800 केजी पुट करते हैं और g को 10 पुट करते हैं तो भार आता है 8000 न्यूटन। तो जितना भार होता है उतना ही टेंशन क्रिएट होता है, रस्सी हो, केबल हो, जो भी हो उसमें। तो कहने का मतलब 8000 न्यूटन का टेंशन ये केबल, स्टील की केबल झेल सकती है। लेकिन ऑलरेडी अभी इसमें कितना टेंशन अप्लाइड है? तो mg, m यानी लिफ्ट का भार 400 और g 10 यानी कि 4000 न्यूटन का टेंशन इसमें अप्लाइड है। 8000 का झेल सकती है, 4000 अप्लाइड है, यानी कि अभी और कितना टेंशन इस पर डाला जा सकता है? 4000 न्यूटन। तो टेंशन क्या है? एक बल है। तो कहने का मतलब ये केबल 4000 न्यूटन का बल और झेल सकता है। तो बल 4000 न्यूटन है तो त्वरण कितना होगा? त्वरण हो जाएगा बल बटा द्रव्यमान। द्रव्यमान लिफ्ट का कितना है? 400। तो काट करके कितना आएगा? 10। यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण ये केबल अभी झेल सकता है। तो लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ लिफ्ट गिर रही है और आपको इसको केबल की मदद से ऊपर खींचना है। तो नीचे जाती लिफ्ट को आप ऊपर खींचेंगे तो इस केबल में टेंशन क्रिएट होगी, राइट? तो लिफ्ट को जल्दी रोकने के लिए आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा त्वरण, जो कि गति की उल्टी दिशा में है, ऊपर की तरफ है, इसलिए अभी हम लोग इसको त्वरण नहीं बोल करके मंदन बोलेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, गति की दिशा के विपरीत है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मंदन उत्पन्न करना चाहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मंदन उत्पन्न कर सकते हैं? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। इतना डेटा मिलने के बाद हम गति के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा समीकरण? v² = u² - 2as। क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और हमें ऊपर की तरफ त्वरण उत्पन्न करके इसको रोकना है। तो अपोजिट त्वरण है, इसलिए मंदन, और मंदन के लिए माइनस साइन पुट किया जाता है। और ये मंदन है कितना? a = 10। इसका आरंभिक वेग u कितना है? 1। और फाइनली हमें इसे रोक देना है, इसलिए अंतिम वेग 0। और s का मान इस तरह से सॉल्व करके निकलता है 1/20 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 kg के बंदूक से 150 ग्राम की एक गोली दागी जाती है जो 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग होगा। तो आपको ये बात पता होगी कि जब बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक चलाने वाले को पीछे की तरफ एक झटका लगता है। जितने संवेग से गोली आगे निकलती है उतने ही संवेग से बंदूक पीछे हटती है। इसके लिए संवेग संरक्षण का नियम उत्तरदायी है। कैसे? तो जब बंदूक चलती है तो गोली पर कोई बाहर से बल नहीं लगता, बल्कि अंदर ही ब्लास्टिंग होती है और उससे गोली बाहर निकलती है। बाहर से कोई बल, मैकेनिकल बल उसमें अप्लाई नहीं किया जाता।
तो जब कोई बाहरी बल कार्य न करे तो संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। तो बंदूक से गोली चलने के पहले बंदूक भी स्थिर है और गोली भी स्थिर है, तो कुल संवेग 0, क्योंकि वेग 0 तो संवेग mv भी 0। तो गोली चलने के बाद का भी टोटल संवेग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो गोली का संवेग कितना है? मान लीजिए गोली का द्रव्यमान है m2 और v2 वेग से वो निकलती है, तो उसका संवेग कितना हो गया? m2 v2। और मान लीजिए कि बंदूक का द्रव्यमान m1 है और उसका पीछे हटने का वेग, गोली इधर और बंदूक पीछे हटती है, पीछे हटने का वेग v1 है। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसको नेगेटिव लेना होगा और जोड़ के कितना आना चाहिए? 0। दोनों संवेगों को ऐड करके 0 आना चाहिए, क्योंकि गोली चलने से पहले भी टोटल संवेग 0 था। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? v1 यानी बंदूक का वेग इज इक्वल टू v2 इंटू m2 बाई m1, जहाँ m2 क्या है? गोली का द्रव्यमान है, और m1 क्या है? बंदूक का द्रव्यमान है। v2 है 60 मीटर प्रति सेकेंड और m2 है 150 ग्राम यानी कि 0.15 kg और बंदूक का द्रव्यमान है 15 kg। तो सॉल्व करके आएगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो काश इतनी फिजिक्स बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को भी पता होती, तो ये चीज़ें हमें ना देखनी पड़ती। क्वेश्चन नंबर 9, 1 kg द्रव्यमान का हथौड़ा 5 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक पिंड पर गिरता है। पिंड या फ्लोर ही मान के चले, फ्लोर पर गिरता है। तो पिंड के साथ 0.05 सेकंड तक संपर्क में रहने के बाद यह 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। तो हथौड़े पर आरोपित बल क्या होगा? जब भी आप किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो पहले टकराता है, कुछ देर तक, बहुत कम समय तक संपर्क में रहता है और फिर विपरीत दिशा में आ जाता है। तो हथौड़े पर भी इस तरह से बल लगता है और यही चीज़ होती है। हथौड़ा कितना ऊपर आता है? 5 सेंटीमीटर। तो हथौड़ा पर टकराने से लगने वाला बल हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बल इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर। तो पहले टकराते समय इसका संवेग कितना था ये कैलकुलेट करेंगे, टकराने के बाद इसका संवेग कितना हो गया ये कैलकुलेट करेंगे, फिर माइनस करके डिफरेंस निकाल के उसको समय से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले आइए कैलकुलेट करें कि जमीन में टकराने से पहले इसका संवेग कितना था। तो संवेग इज इक्वल टू mv होता है। तो पहले तो द्रव्यमान 1 kg है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि किस वेग से ये जमीन से टकराता है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? गति के समीकरण से आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, स्वतंत्र रूप से हथौड़े को छोड़ा जाता है तो उसका आरंभिक वेग 0 और a गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ पे g लिखना चाहिए एक्चुअली, जो कि 10 लेना है यहाँ पे। और कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है? 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो स्क्वायर इधर चला आएगा, u तो 0 है, हो जाएगा √2 इंटू 10 इंटू h कितनी है? 5 मीटर है। सॉल्व करके आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये हथौड़ा 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जमीन से टकराएगा। तो वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, संवेग कितना होगा? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान 1 kg है तो संवेग हो जाएगा 1 इंटू 10 यानी 10 kg मीटर प्रति सेकेंड नीचे की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि टकराने के बाद जब ये ऊपर जाता है तो फाइनली क्या होगा? ऊपर जाकर ऐसे इसका वेग 0 हो जाएगा और कितनी ऊपर ये जाता है? तो 5 सेंटीमीटर जाता है। तो हमें ये पता करना है कि टकराने के तुरंत बाद इसका वेग कितना हो गया, उसके बाद हम लोग संवेग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हथौड़ा टकराता है, ऊपर जाकर उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। कितनी वेग से वो ऊपर उछला यही कैलकुलेट करना है। g 10 है और कितनी ऊंचाई तक उछलता है? 5 सेंटीमीटर यानी कि 5/100 मीटर। तो सॉल्व करके u इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड आता है। तो अंतिम वेग या कहने का मतलब कि टकराने के बाद हथौड़े का वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड है। संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग यानी 1 इंटू 1 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड, उसमें से माइनस करना है
टकराने से पहले का संवेग जो कि कितना आया था, याद कीजिए 10 आया था, लेकिन जो अंतिम टकराने के बाद का संवेग है वो ऊपर की तरफ है, और जब हथौड़ा टकराया तब उसका संवेग नीचे जमीन की तरफ था। तो इसलिए डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये माइनस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका माइनस है, और दूसरा वाला माइनस अपोजिट डायरेक्शन के लिए है। और फिर इसको समय कितनी समय तक टक्कर होती है, 0.05 सेकेंड तक, तो उसके लिए 0.05 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 11/0.05, जो कि सॉल्व करके आता है 220 न्यूटन। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, 20 केजी और 80 केजी द्रव्यमान के दो गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकराकर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा? तो यहाँ पर फिर से संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। चूंकि गोले टकरा रहे हैं और बाहर से कोई बल उन पर कार्य नहीं कर रहा है, तो उनके जुड़ने से पहले का जो संवेग होगा वो उनके जुड़ने से बाद के संवेग के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करें कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आकर टकराकर जुड़ जाते हैं उसके पहले उनका संवेग कितना था। तो एक गोला 20 केजी वाला, उसका संवेग m1 v1, तो m कितना, m1 कितना है 20, v1 कितना है 40, यानी कि 800 केजी मीटर प्रति सेकंड। दूसरा जो गोला है उसका द्रव्यमान 80 केजी है और वेग है 10, तो इसका भी संवेग 800 केजी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये इस तरफ है, तो इसको अगर पॉजिटिव लें तो ये उल्टी डायरेक्शन आ रहा है, इसको नेगेटिव लेना होगा और जोड़ करके आता है 0। यानी दोनों के टकराने से पहले इनका जो संवेग था वो 0 था, और टकरा के ये लोग जुड़ जाते हैं तो द्रव्यमान कितना हो जाता है, 20 + 80 100 केजी इनका द्रव्यमान हो जाता है। तो टकराने के बाद का संवेग भी 0 होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम से पहले का संवेग इज इक्वल टू बाद का, पहले का हमने 0 कैलकुलेट किया, तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तब भी इनका संवेग 0 ही रहेगा। वेग निकालना हो तो संवेग को द्रव्यमान से भाग दे दीजिए। जुड़ने के बाद इनका द्रव्यमान कितना हो गया, 100 हो गया, 80 + 20 100, तो 0/100 वेग कितना आया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये दोनों टकराने के बाद जब जुड़ेंगे तो स्थिर हो जाएंगे, इनका वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, 200 केजी द्रव्यमान की 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गतिशील मोटरसाइकिल इंजन ऑफ कर देने के बाद 100 मीटर की दूरी पर जाकर के रुकती है। मोटरसाइकिल पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात करें। तो घर्षण बल ही है जिसके कारण वो रुकती है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो आप इंजन स्टॉप कर देंगे, फिर भी जो मोटरसाइकिल वो चलती रहेगी। तो यहाँ पर घर्षण बल कितना है आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, द्रव्यमान तो पता ही है, घर्षण के कारण मंदन होती है मोटरसाइकिल में, तो अगर आप मंदन कैलकुलेट कर लें, रिटार्डेशन, तो आप घर्षण कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मंदन कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, गति के समीकरण से। तो मोटरसाइकिल का आरंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले तो इसे SI मात्रक में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए 5/18 से गुना करेंगे तो आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आरंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ, और 100 मीटर की दूरी पर जाकर ये रुक जाती है, अंतिम वेग 0 हो गया। तो इस तरह से गति के समीकरण से मंदन हमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ज्ञात होता है। तो घर्षण बल इज इक्वल टू ma हो जाएगा। द्रव्यमान 200 केजी है, तो घर्षण बल 200 × 2 यानी कि 400 न्यूटन मिलता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि बंदूक में होता है कि गोली जिस संवेग से बाहर निकलती है उतना ही संवेग बंदूक में भी अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। तो रॉकेट में भी ऐसा ही होता है, बहुत उच्च संवेग से गैसें बाहर निकलती हैं, तो उसकी विपरीत दिशा में गैसें नीचे की तरफ बाहर निकलती हैं, तो ऊपर की तरफ रॉकेट में भी संवेग उत्पन्न होता है, जिसके मदद से रॉकेट ऊपर चढ़ती है। तो संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद घर्षण को कम करने के उपाय हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर्षण को कम करने के लिए आप स्नेहक लगा सकते हैं, जैसे कि ग्रीस, मोबिल, कोई ऑयल, या फिर सतह को स्मूथ या चिकना बना सकते हैं, उससे भी घर्षण कम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है,
अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, रासायनिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल संवेग संरक्षित रहता है, या तीनों सही है? तो जैसा कि मैंने बताया था, टक्कर दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर में वस्तु का शेप चेंज हो जाता है, जिससे कि गतिज ऊर्जा की क्षति होती है, तो सिर्फ संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गैसों के अणुओं के बीच की टक्कर प्रत्यास्थ होती है, उसमें गतिज ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक 2000 न्यूटन प्रति मीटर स्प्रिंग नियतांक वाले स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींचने पर उसका बल होगा। तो स्प्रिंग में उत्पन्न बल इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ के स्प्रिंग नियतांक है और एक्स है विस्थापन। विस्थापन जितनी दूरी तक आप स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं वही विस्थापन होता है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ हमें करना है, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो के एक्स लिखेंगे। के है 2000 और एक्स है 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है? तो चिमटा 3 वर्ग के उत्तोलक होते हैं, चिमटा तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है। तो ये प्रथम वर्ग का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जिसमें आलंब बीच में होता है, आयास यानी आपके द्वारा लगाया गया एफर्ट या बल इस साइड, और दूसरी तरफ भार होता है, लोड होता है। दूसरा होता है इसमें भार बीच में होता है, एक तरफ आलंब होता है जो सपोर्ट है वो एक तरफ होता है, और दूसरी तरफ भार की दूसरी तरफ आप एफर्ट लगाते हैं अपना। तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका एग्जाम्पल हो गया पिलास, कैंची, ठीक है। और दूसरे में हो गया जैसे एक गाड़ी होती है, इसमें कोई सामान या कचरा उठाया जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ व्हील होता है, यहाँ कुछ सामान रखते हैं, तो ये आलंब हो गया, ये लोड है, इधर से आप पकड़ते हैं और अपना एफर्ट लगाते हैं, वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तृतीय श्रेणी जैसे चिमटा, यहाँ से आप इस साइड रोटी पकड़ते हैं, बीच से आप हाथ से पकड़ते हैं चिमटे को, इधर इसका सपोर्ट होता है, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हुआ। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ कुछ भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि किस साइड की भुजा ज़्यादा लंबी है। जैसे पिलास की बात करें तो उसमें यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होता है, क्योंकि आयास वाली भुजा ज़्यादा लंबी होती है। द्वितीयक श्रेणी का जो उत्तोलक है उसमें यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होता है और तृतीय में एक से कम होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समरूप मोटाई के 2 मीटर लंबे छड़ पर 40 केजी का भार लटकाया जाता है, तो वह उस सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित होती है, तो छड़ का भार आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये एक यूनिफॉर्म मोटाई की छड़ है जिसमें 40 केजी का एक द्रव्यमान लटकाया जाता है, और उसके भार से यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज बल आघूर्ण उत्पन्न होता है ना। यहाँ पर उसको बैलेंस किया गया है, उंगली या किसी और चीज़ पर उसको बैलेंस किया गया है, राइट, और इधर ज़्यादा भारी बना दिया गया है, इसलिए ये इस सिरे से मात्र 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर की दूरी पर बैलेंस हो जाती है। पूरा छड़ कितना लंबा है? 2 मीटर का है। तो इस द्रव्यमान के कारण नीचे की तरफ लगने वाला बल कितना है? mg यानी 40 × g, और बल आघूर्ण जो इस तरफ घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कितना है? तो वो होता है एफ आर साइन थीटा। तो f हो गया 40g और r कितना है? तो यहाँ ये बैलेंस हो रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी r हो गया 0.2 मीटर। साइन थीटा कितना हुआ? तो यहाँ पर r इधर है और बल एग्जैक्टली नीचे की तरफ लग रहा है, तो कोण बन रहा है 90 डिग्री का r और बल के बीच, तो साइन 91 होता है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो छड़ है यूनिफॉर्म मोटाई का है, यानी उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो बिल्कुल बीच में होगा। तो
जो द्रव्यमान है वो तो पूरे छड़ में फैला हुआ है, लेकिन उसका गुरुत्वीय केंद्र जहाँ पे होता है वहीं पर उसका भार काम करता है, उसके भार का प्रभाव उसी बिंदु पर होता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसी बिंदु पर भार नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, इस बिंदु पर भार नीचे की तरफ। और ये क्या कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसका विपरीत। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज बल आघूर्ण इस पे लगा रहा है और ये क्लॉकवाइज लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को के विपरीत हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो ये बल आघूर्ण कितना है, बल यानी कि इस छड़ का भार जो कि हो जाता है m1g, ठीक है। m1 क्या है, इस छड़ का द्रव्यमान है, m1g क्या है, इस छड़ का भार यानी कि नीचे की तरफ लगने वाला बल है। और r1 कितना होगा, r2 तो 0.2 है, r1 कितना होगा, पूरे छड़ की लंबाई है 2 मीटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बीच में यानी आधी आधी, तो ये दूरी हो गया 1 मीटर। ये पूरी दूरी 1 मीटर है और ये दूरी है 0.2 मीटर, ये पूरी 1, ये 0.2, तो जो बच गया वो है 0.8 मीटर। तो m1 ही ज्ञात करना है, g तो कट जाएगा और r1 है 0.8, ये हो गया बल आघूर्ण। और अगेन यहाँ भी sin थीटा 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बल आघूर्ण ये बल आघूर्ण बराबर हैं, तभी ये छड़ जो है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि ये बल आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जी कैंसिल, m1 इज इक्वल टू हो गया 40 इंटू 0.2 और बाई 0.8, इधर कैंसिल होकर के 4 आया यानी कि 10 kg, सॉल्व करके आया 10 kg। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक दोषयुक्त तुला है यानी तराजू है जिसके पलड़ों का भार अलग अलग है, एक पलड़ा ज़्यादा भारी है, एक पलड़ा हल्का है। तो ऑब्वियसली है कि आप अगर उसमें कोई वस्तु को तौलेंगे तो एक तरफ वो ज़्यादा भारी आएगा, एक तरफ कम भारी आएगा, अलग अलग वेट मिलेगा। तो जब एक तराजू के पलड़ों का भार असमान होता है, एक पलड़ा हैवी एक पलड़ा हल्का हो, तो उसमें किसी वस्तु को तौलने से अगर एक साइड उसका द्रव्यमान W1 मिले और दूसरे साइड उसका द्रव्यमान W2 मिले, तो उसका जो वास्तविक सही वाला द्रव्यमान होता है वो होता है W1 प्लस W2/2। तो इस केस में W1 10 है, W2 12 है, सॉल्व करके आएगा 11 kg। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक असमान भुजा की लंबाई वाले तुला में अलग अलग पलड़ों पर एक वस्तु का भार 8 kg और 32 kg आता है, तो वस्तु का वास्तविक भार क्या है। तो इस बार भी तुला फॉल्टी है, लेकिन इस बार फॉल्ट अलग है कि इसका जो भुजा है, एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी। तो अगर ये फॉल्ट हो, किसी तराजू की एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी हो, उसमें अगर वस्तु का भार एक साइड W1 आता है, दूसरे साइड W2 आता है, तो उसका वास्तविक भार होता है √W1 इंटू W2, जो कि सॉल्व करके आएगा 8 इंटू 32 √ सॉल्व करके आएगा 16। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू अगेन।